एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी के साथ साथ दक्षिण भारत के एक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के संबंध में किए जा रहे कवायदों को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत के प्रधानमंत्री यूपी के वाराणसी के साथ साथ दक्षिण भारत के किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कवायदे कर रहे हैं। उस पर माथापच्ची जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सिपासलारों द्वारा किया जा रहा है। ये खुद प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। अंदर खाने से रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए दक्षिण भारत के किसी भी एक लोकसभा से चुनाव लड़ने की कवायदे कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी के साथ साथ उड़ीसा के पुरी से भी चुनाव लड़ने की कवायदे की गई थी, लेकिन अंतिम में प्रधानमंत्री ने उसको ना कह दिया और एकमात्र सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा और भारी जीत दर्ज की। तो दक्षिण भारत में चुनाव लड़ने के पीछे जो मुख्य वजह है वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो है दक्षिण भारत में अपने पांव को मजबूत करने की दिशा में देखा जा सकता है। तो किस क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? जिस हिसाब से वाराणसी धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल लोकसभा था और खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए अनुकूल था, क्योंकि वो धार्मिक दृष्टिकोण से उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है वाराणसी का। उसी हिसाब से तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा का भी एक धार्मिक महत्व है। वहां रामेश्वरम है और श्री के साथ साथ राम सेतु भी है। पौराणिक काल से ही रामनाथपुरम का अपना एक स्थान है। पूर्व में इसको लोग रामनाथ के नाम से भी जानते थे। बाद में तमिल हस्तक्षेप के बाद, तमिलों के हस्तक्षेप के बाद वो जो रामनाथ का नाम रामनाथपुरम कर दिया गया। ये वही लोकसभा सीट है जो धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी क्षेत्र में, इसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने की कवायदे कर रहे हैं। इसको लेकर एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये तो गर्व की बातें हैं कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी के साथ साथ दक्षिण भारत के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अंदर खाने की जो रिपोर्ट बताते हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत पर लगातार पांव उखड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्व एनडीए के जो घटक थे चंद्रबाबू नायडू, वो अभी अलग हो चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज बताए जाते हैं। एआईएडीएमके का भारतीय जनता पार्टी से तालमेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एआईएडीएमके को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस सब के बीच प्रधानमंत्री का दक्षिण भारतों में अपना पैड जमाने के लिए, अपना पांव जमाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम का चुनाव करने के पीछे सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण था कि कुछ और भी थे? चलिए हम बताते चले कि पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में तमिलनाडु में 5 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पहला कोयम्बटूर, दूसरा शिवगंगा, तीसरा रामनाथपुरम, चौथा कन्याकुमारी और पांचवा थुड्डीपुड्डी लोकसभा सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में कर सके। इसी में एक रामनाथपुरम में चुनाव लड़ने की कवायदे के पीछे ये भी एक कारण है। और अभी जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, यानी जिस हिसाब से रोड शो हुआ, वो इसी सीट को भी कवर करते हुए नजर आई।
तो कहीं न कहीं दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। आपको बता दें, रामकृष्ण हेगड़े जी लिंगायत के वह नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में पांव पसारने में मदद की। रामकृष्ण हेगड़े जी वही करिश्माई नेता थे जो एक ट्रेंड चला जा रहा था कर्नाटक में कि एक के बाद एक टर्म के बाद दूसरा टर्म में कोई भी मुख्यमंत्री वहां नहीं आता था। पहला बार इस ट्रेंड को जो क्रैक किया वो रामकृष्ण हेगड़े जी थे। वो दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आए थे और जब रामकृष्ण हेगड़े जी का जदयू में विलय हुआ और तालमेल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में पांव फैलाने का अच्छा अवसर मिला। उसके बाद अनंत कुमार जी और येदियुरप्पा को लिंगायत का बड़ा नेता माना जाता है और अब इस समय में येदियुरप्पा ही एकमात्र ऐसा नेता है जो लिंगायत के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट है। लेकिन जिस हिसाब से येदियुरप्पा को हटाकर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, लिंगायत कहीं न कहीं पहले से नाराज चल रहे थे। चुनाव के समय में अब जो देखने को मिल रहा है कि लिंगायत समाज ज्यादा का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिख रहा है। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ दक्षिण भारत की तरफ रुख करने से नरेंद्र मोदी का बेड़ा पार हो जाएगा? आपको 2024 के चुनाव से पहले 2019 के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे की पूरी लोकसभा सीटें अपनी झोली में डाल ली, जिसमें गुजरात के 26 में 26 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई 2019 में। वहीं हरियाणा के 10 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए। दिल्ली के 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गया। उत्तराखंड के 5 और हिमाचल की 4 सीटें, इन 5 राज्यों के 100% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। और 3 राज्य है बड़े राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीटों का नुकसान हुआ, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज की अपने गठबंधन के साथ में। बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने वहां बड़ा कमाल किया, साथ में एलजेपी ने, ये तीनों ने मिलकर 40 में 39 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। नीतीश कुमार को 16 सीटें और एलजेपी रामविलास पासवान के एलजेपी को 6 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा में और 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज की। दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है जहां 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाली और अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। राजस्थान में अपनी सरकार नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां 25 में से 24 सीटें लोकसभा की सीटें निकाल ली थी। इस तरह से अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का परेशानी सिर्फ यही नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि पिछले लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरक भूमि है, जो 2014 में जहां 71 सीटें जीती थी, 2019 में 62 सीटें ही जीत पाई, यानी बड़ी सीटों का जो कमी आई वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। 2014 में भी उनके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी और 2019 में भी 2 सीटें जीती, यानी 62-64 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस उर्वरक भूमि पे भारतीय जनता पार्टी के सीटों का कम होना राजनीतिक गलियारों में चिंता का सबब दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनके रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के भरोसे, गुजरात के भरोसे, असम के भरोसे और राजस्थान के भरोसे 2024 का चुनाव पार नहीं लगेगा। इसी को लेकर कवायदे हो रहा है और जिस हिसाब से कांग्रेस का दक्षिण
ये राज्यों में पैठ जमता चला जा रहा है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी जी केरल से सांसद हैं और जिस हिसाब से दक्षिण भारत में कांग्रेस का लगातार जनाधार बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है, जिसको रोकने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने उत्तर आपके दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाया। ये तो पता बाद में चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव कहां से लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो बातें तैर रही थी उसी कयासों पे हम आज बात कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने जिस हिसाब से जो अपना कद और काठी को बढ़ाने का काम किया और भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम से जिस हिसाब से राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा गया, देश और विदेश में उनको नोटिस लिया जाने लगा और कांग्रेस में नया जान फूंकने का काम किया, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत तो कदापि नहीं। और ऊपर से नीतीश कुमार ने बिहार में जिस हिसाब से एनडीए से अलग होकर नई पार्टी को इजाद करने की कोशिश की और बड़े गठबंधन की कवायदे में लगातार अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी है। कि मैंने बताया ना, रामकृष्ण हेगड़े में जदयू का विलय हुआ था और उन्होंने ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए पांव पसारने का जरिया बना। बिहार में भी अगर आप देखिए तो सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए और लालू प्रसाद यादव से उनकी गठबंधन बनी और जिस हिसाब से इमेज बना के नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के चुनाव में धुआंधार प्रचार किया और करीब 26 से 27 लोकसभा सीटों का दौरा किया और पूरा मंत्रिमंडल पटना में शिफ्ट कर गया, लेकिन नीतीश कुमार और लालू और कांग्रेस की गठबंधन वहां रोक नहीं पाया और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी पीक आवर में थे। आज तो धीरे धीरे अगर गौर करें राजनीतिक बातों पे, राजनीतिक गलियारों को देखें और राजनीति पर पैनी नजर रखें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कद अभी धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जिसको लेकर चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी का परेशानी साफ झलक आ रही है, साफ झलक देखा जा सकता है। अभी कर्नाटक का चुनाव 10 मई को होगा और 11 मई को नीतीश कुमार जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से महाराष्ट्र में भेंट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले एक टीम उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से मुलाकात करके आई। उसके बाद 11 मई को टाइम फिक्स हुआ। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। इस बीच में बड़ी जो सीट है 48 लोकसभा की सीट जो है महाराष्ट्र में है, वहां पर नीतीश कुमार जी की नजर है। बिहार के बाद यदि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने में नीतीश कुमार जी और कांग्रेस या उनके द्वारा विपक्षियों का जो रणनीति बनेगी वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े एक्सरसाइज के बाद, बड़े शिद्दत से चुनाव लड़ने के बाद कामयाबी नहीं हासिल की, वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी परेशानी बढ़ गई। 13 मई के रिजल्ट के बाद हमें एक बात याद आ गई कि पिछले वर्ष जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, 2 मई दीदी गई, यानी 2 मई को वहां रिजल्ट आना था। और कर्नाटक का भी 13 मई में रिजल्ट आ रहा है और जिस हिसाब से जो सर्वे आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। तमाम एक्सरसाइज के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जिससे उसकी उम्मीदें थी और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बगावत वहां पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी का लगातार कुछ लोगों नेताओं को डायरेक्ट टेलीफोन किए जाने की घटना के बावजूद भी वहां का जो प्रदेश है
वो बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। रिजल्ट क्या होगा वो तो 13 मई को ही नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2024 की जो राहें हैं उसमें क्या क्या मुश्किलें हैं, ये बात नरेंद्र मोदी जी खुद जानते हैं और उनके चाणक्य और उनके सहयोगी बड़े घटक आरएसएस भी इस बार को अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान नहीं है। हमारा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।